Hello everyone, I welcome you all at this platform EcoZone. Myself Nitesh Kumar, PGT Economics. हमने पुराने वीडियोस में एनर्जी के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। आज का जो क्लास है, आज का जो ये वीडियो है, ये बेसिकली 12th क्लास का जो एक इंडियन इकोनॉमी का जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक चैप्टर है उसमें दो टॉपिक्स है बेसिकली, एक इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो टॉपिक आपका दो अलग अलग वीडियोज में देखने को मिलेगा। दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट को जो एक डिफरेंट डायमेंशन से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। There are many topics that we will discuss under this chapter. These are the you can say contents under this video. First of all, we will see what is the definition, then function of environment, then what is global warming, global warming से क्या समझते हैं। Then after we will study about ozone depletion, जो एक ओजोन लेयर होता उसका डिप्लेशन क्या क्या मतलब होता, उसका क्या रीजंस है। वी विल रीड अबाउट ओजोन डिप्लेशन। देन आफ्टर वी विल रीड अबाउट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, इंडिया का जो भी इन्वायरमेंट है उसका क्या अभी कंडीशन है, वो किस स्थिति में है। वी विल रीड अबाउट दैट टॉपिक ऑल्सो अंडर दिस चैप्टर इन्वायरमेंट। देन आफ्टर देयर इज वन टॉपिक दैट इज चिपको मूवमेंट और that is actually related to environment conservation, plantation. We will read about Chipko movement also. Then there are some factors responsible for land degradation. We will read about that topic also. What are the factors? Those are responsible for land degradation. जो भूमि का जो कटाव होता है, जो जमीन का जो कटाव होता है, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका क्या क्या फैक्टर्स है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो टू द डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट। द मोमेंट वी सी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता क्या है, तो वो जो सारा सराउंडिंग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बायोटिक, ए बायोटिक, जितने चीज लिविंग, नॉन लिविंग, तो जो सभी का जो एक टोटलिटी है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस। प्लानेट मतलब आप डिफरेंट प्लानेट्स का बात करते हैं, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अभी तो प्लूटो को तो प्लानेट सिस्टम से बाहर किया गया, बट रेस्ट जो भी अभी हैं प्लानेट्स, तो उस पूरे प्लानेटरी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो जो पूरा का पूरा टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स हैं उस प्लानेट पे और जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप सभी को एज ए होल देखते हो, एज ए टुगेदरनेस देखते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अवेलेबल है ऑन द प्लैनेट्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब कुछ किस चीज के अंदर आता है, वो सब इन्वायरमेंट के अंदर में आता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स होता क्या है, तो बायोटिक फैक्टर्स रेफर्स टू ऑल लिविंग एलिमेंट्स, जो भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो सजीव हैं, जिनमें ग्रोथ होता है, जो सांस ले रहे हैं, दोज आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग एलिमेंट्स। As for example, there are plants, animals, humans. These are the examples of biotic factors, which are living elements. Now let's go to the other topic, that is abiotic factors. Now what comes under abiotic factors? All non-living elements come under abiotic factors. Okay, all non-living elements. Now what are the examples of abiotic factors? Those are air, water, land, rocks, sunlight. These are the examples of abiotic factors, which are non-living elements, okay, which doesn't grow. This is about biotic and abiotic factors. And in case of environment, we discuss the influence of biotic and abiotic factors on each other. जब हम बात करते हैं environment की, तो वहाँ पे environment में जो बायोटिक फैक्टर्स है और जो एबायोटिक फैक्टर्स है, both influence each other, ठीक है।
It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. Where? On environment, in environment. Now let's see what are the functions of environment. अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते तो उसका क्या फंक्शंस है, कैसे वो काम करता. सो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, जो हम लोग पूरा सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर नॉन लिविंग एंड लिविंग सभी लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उसका फंक्शंस क्या क्या है. सो द फर्स्ट थिंग इज इट सप्लाइज रिसोर्सेज. इन्वायरमेंट क्या करता है? रिसोर्स सप्लाई करता है. आप लोग डिफरेंट रिसोर्स लो, वाटर रिसोर्स है, लैंड है, प्लांट्स है, ये सारा सप्लाई कौन करता है? इन्वायरमेंट से ही तो हमें मिलती है. ओके, सो इन्वायरमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज. अब वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है. रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स ट्रीज. एज फॉर एग्जांपल एक ट्रीज है, और भी बहुत सारे आपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में, ज्योग्राफी में आपने प्रीवियस जब आप 6, 7, 8 में आप लोग देखा होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच इज रिन्यूड अगेन एंड अगेन. ओके, सो ट्रीज, वाटर, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ let's see other resource that is non renewable. Non renewable क्या आएगा? that is fossil fuels. Okay, coal, petrol, these are non renewable, these are exhaustible. Once if you use all these resources like fossil fuel, coal, petrol, then it will take very long time to produce the same thing. Okay, so in the case of non renewable resource, it is not renewed in a short period of time. That's why it is called non renewable. Okay, it takes very long time to produce it again. So these are the functions of environment, that it supplies renewable resource as well as non renewable resource. Now let's go to the second function, that is it assimilates waste. जो भी गंदगी होती है, जो भी वेस्ट ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता, सो एवरीथिंग इज एसिमिलेटेड. एसिमिलेटेड मतलब क्या होता है कि उसको एक रखने का एक जगह इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, इन्वायरमेंट वो प्रदान करती है. इट एसिमिलेट्स वेस्ट. जो भी कूड़ा कचरा, ये सारा कुछ क्या होता है कि हम लोग इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं डिकम्पोज करते हैं, या कहीं ना कहीं उसको रखने का एक जगह इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, वो प्रदान करती है. The third one is it sustains life by providing genetic and biodiversity. Environment का क्या फंक्शन है कि वो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी को एक जीने के लिए इन्वायरमेंट क्या करती है कि एक जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पे लोग एक साथ, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके, इंटरडिपेंडेंट होकर वहाँ पे रह सके. ठीक है, उसमें रह सके. पानी हो, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो, पीने के लिए पानी हो. सो दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट दैट सस्टेन्स लाइफ. बहुत सारे जीव, बहुत सारे प्राण इस इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेन करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे. और ये क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द क्लीन इन्वायरमेंट. नाउ द फोर्थ वन इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विस लाइक सीनरी. आप लोग एस्थेटिक सीनरी, जो एस्थेटिक सर्विस है, जिसमें क्या होता है, सीनरी की हम लोग बात करते हैं. सीनरी एक लाइक पिक्चर्स, डिफरेंट आप लोग को वैसा फोटोज नजर आता होगा, जिसमें आपको बिल्कुल माउंटेन्स, सन, डिफरेंट प्लांट्स, आपको अलग अलग तरीके से बिल्कुल नहीं अट्रैक्टिव आपको वो चीज़ मिलता है, कभी कभी दिखता होगा. So all these things are provided by the environment. Sometimes when you will go to the forest, sometimes when you will go to some hill stations, then you will see the beauty of the nature, then you will see the beauty of the environment, how it provides aesthetic services like scenery. Scenery just like a picture. Scenery means scenario that you can say उस तरह का कि एक आपको देखने में अच्छा लगेगा. ठीक है, there are plants, mountains, sun, then you can imagine how the picture should be. Okay, how the scene would be. So scenery is being provided, a good scenery or the scenery is being provided by the environment. So these are the functions of environment. Okay, environment क्या क्या करती है हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम सब सजीव के लिए environment का क्या function है, तो ये सारा कुछ अभी हमने देखा. Now let's go to one topic that is absorptive capacity. Absorptive capacity. Absorb मतलब क्या होता है? absorb करना मतलब अपने अंदर रख लेना. ठीक है, अगर हम करते हैं कि कोई वैसा, अगर आप रुई देखो, रुई जो कॉटन होता, वो क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है. ठीक है, उसको आप किसी पानी पे रखोगे, पानी उसके ऊपर गिराते हो अगर, तो वो पानी को सोख लेता है, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है.
वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करता है आजकल, बहुत पहले से ही, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है तभी से हम लोग वेस्ट बहुत ज़्यादा, जो कूड़ा कचरा ये सब हम लोग पृथ्वी पे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का भी एक लिमिटेशन होता है जो डिमांड और सप्लाई का है कि कितना कर सकता, हाउ मच वेस्ट कैन वी डिकम्पोज्ड in the environment. There is some limitation, we can't decompose as much we can, okay. So absorptive capacity का भी एक लिमिटेशन होता है, environment का भी एक लिमिटेशन है कि वो कितना वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो वाटर है वो आपका पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, एयर आपका, एयर में पॉल्यूशन। सो देयर इज सम लिमिट इन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट रिलेटेड टू वेस्ट। सो वेस्ट कितना एब्जॉर्ब करेगा उसका एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड वो वेस्ट को वो एब्जॉर्ब करता जाएगा पृथ्वी, नहीं, देयर इज सम लिमिटेशन। सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, जो भी वेस्ट है, उन सभी को एब्जॉर्ब करने का एक उसके पास एक एबिलिटी है, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ओके। Now the next line is when the wastes generated are not within the assimilated capacity of the environment, then the environment fails to perform its third and vital function of life sustenance, and this results in an environment crisis। जो कि बोल रहा था कि जो डिमांड और सप्लाई होता है, अगर जब वो इक्वल नहीं होता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। इन द सेम वे environment has its limit to absorb the waste degradation, but when it will be more, okay, जब हम लोग वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, okay, तब क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट क्राइसिस आ जाएगा, वाटर पॉल्यूशन आ जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। सो एयर पॉल्यूशन, we will be facing air pollution, we will be facing water pollution. So these things will happen when the waste generated will be more than the absorptive capacity of the environment. And the last point is decline in air and water quality have resulted in increased incidence of respiratory and waterborne disease। कुछ बीमारी भी, कुछ डिजीज भी हमें इन सब के कारण, since because of the increase in waste, because of the increase in the waste on the earth that is more than the absorptive capacity of the environment, it leads to some problem in respiratory, जो सांस लेने में दिक्कत आती है, and some waterborne disease, जो पानी, जो हमारे हड्डी में जो पानी का मात्रा बढ़ जाने से उससे जो बीमारी होती है, उस तरह की बीमारी ह्यूमन बींग्स को और डिफरेंट एनिमल्स को भी देखने को मिल रही है। So these are the some topic of absorptive capacity related to the environment, okay. So there is some limits of the environment to absorb the degradation, to absorb the waste. Now when this type of things will happen, when the waste will happen, जब कूड़ा कचरा का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, in that case there are some other problems like deforestation जब ज़्यादा होगा, अदर इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इंडस्ट्री से अगर जो स्मोक होता है वो बाहर आएगा, देन ऑल दिस थिंग्स लीड्स टू डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द वन प्रॉब्लम दैट इज global warming, okay. There is another problem that is ozone depletion. So there are two topics that we have to read under this because of this problem. So the first one is global warming. What is global warming? So आपने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो एक टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तो आपने डिफरेंट एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स आपने देखा होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स होता है फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर होता है, ओके, देन मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन आफ्टर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। In the same way, what is global warming? So it is a gradual increase in the average temperature of the Earth's lower atmosphere, जो atmosphere का जो lower part है, as a result of the increase in greenhouse gases since the industrial revolution। जब से industrial revolution हुआ है तब से because of increase in the greenhouse gases, greenhouse gas के increase होने के कारण जो लोअर पोर्शन एटमॉस्फेयर का उसका एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज होना, जो एवरेज टेम्परेचर है मान लो उसमें इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर। अब ये ग्रीन हाउस गैस है, तो आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में क्या आता है, इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कुछ अदर गैस भी है। वो सब गैस जो डैट हैव द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हीट, जो हीट को
वो एब्जॉर्ब करता है जो हीट को, जो पूरा पृथ्वी पे जो हीट है वो जनरेट करता है, जो वार्म करता है, बिल्कुल गर्म होता। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर ग्रीन हाउस गैस, CO2, मीथेन जो है CH4, सो ऑल दिस थिंग्स। Then it is caused by man-made increases in increase in carbon dioxide and other greenhouse gases through the burning of fossil fuels and deforestation. So deforestation करने से, fossil fuels को जलाने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है, एंड देन इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जो एक टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज वो इंक्रीज होता है। और इसीलिए क्या हुआ कि जब ग्लोबल वार्मिंग का जब कंसेप्ट आया, सो देयर इज यूएन, मतलब दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन कोयोटो। कोयोटो एक शहर है जापान का, इन 1997 रिजल्टेड इन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। उन्होंने क्या किया कि सभी लोग मिलकर, यूनाइटेड नेशन में जितने भी सदस्य हैं वो सब कोयोटो जापान में मिले, कब 1997 में मिले, बात किए, और उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें कैसे निजात पाना है। और उन्होंने क्या किया कि विच कॉल्ड फॉर रिडक्शंस इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय द इंडस्ट्रियल नेशन। जो भी इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, जहाँ भी इंडस्ट्री से काम हो रही है, उन सभी ने क्या किया कि हमें ग्रीन हाउस गैस जो भी है, CO2, मीथेन या जो भी अदर गैसियस है, उन सभी को हमें उसका जो एक प्रोडक्शन है, जो उसका रिडक्शन है, उसमें हमें रिड्यूस करना है, जो उसका प्रोडक्शन है वो रिड्यूस करना है, उससे हम ज़्यादा उसको हम बढ़ने से रोकना है, ताकि हमें ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में ना डाल पाए। ज़्यादा वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो फिर डिफरेंट प्लांट्स के लिए, डिफरेंट एनिमल्स के लिए, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सो दिस इज द टॉपिक अंडर ग्लोबल वार्मिंग। नाउ देयर इज वन अदर टॉपिक दैट इज ओजोन डिप्लेशन। इसमें आप बेसिकली एनसीईआरटी की बुक्स या किसी भी रेफरेंस बुक्स में आप पढ़ें और बिल्कुल ही इसे रीड करें। किसी भी टॉपिक को अगर आप यहाँ पे आपको ओवरऑल एक नॉलेज दिया जाता है, इवन इनफ है, बट यू शुड गो टू रीड बुक्स एंड यू शुड रीड द बुक्स वन बाय वन, ओके, one line to another line, means you have to read each and every points what has been written there, okay. So आप बुक जरूर पढ़िए even though you are reading here. So this is the other topic, because of the increase in waste, because of the deforestation, so we are facing another problem, that is ozone depletion. तो ये ओजोन लेयर क्या होता है? It is present in a stratosphere, जो एक different layers होता है एटमॉस्फेयर का, उसमें एक आता है stratosphere, and ozone layer is present in a stratosphere. ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? तो उसी जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है उसको ओजोन लेयर क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लो ओजोन लेयर ना हो, इफ देयर इज नो ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, देन व्हाट विल हैपन? ultraviolet ray will directly come to the earth's atmosphere, it will come to the earth, and it may leads to even a skin cancer, okay. It is very harmful for our skin, for animals, for humans, it is very harmful, that ultraviolet radiation. So there is ozone layer that protects us from that ultraviolet rays, वो उसको आने से रोकता है, वो उसको ऊपर ही से उसको रिफ्लेक्ट कर देता, okay. So this is about ozone layer, and ozone depletion means कि it refers to the phenomenon of reduction in the amount of ozone in the stratosphere. जो ओजोन लेयर मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसमें जब कमी आए, रिडक्शन आए, दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जब क्लोरीन की मात्रा और ब्रोमीन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो उससे क्या होता है कि ओजोन डिप्लेशन होता है, ठीक है। ओजोन लेयर में कमी आने लगती है, रिडक्शन होने लगता है। अब ये जो कंपाउंड्स है क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके लिए जो एक क्या क्या सोर्स है, तो फर्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है कि, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है आपका कूलिंग सब्सटेंस, जैसे कि एसी में, रेफ्रिजरेटर में, तो इन सभी चीज़ों में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो सब गैसियस प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जो कि लीड करता है आपका ओजोन डिप्लेशन, ठीक, ओजोन डिप्लेशन होता है। अनदर वन इज अनदर कंपाउंड इज दैट इज ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स ये कहाँ यूज होता है? ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, जो आग बुझाने वाला होता है, इट इज यूज्ड इन दैट फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये सब का यूज करने से क्या होता है कि ओजोन डिप्लेशन होता है। As a result of depletion of ozone layer, more ultraviolet comes to earth and causes damage of living organisms, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज के आने से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज होता है, उसको हानि पहुंचता है, क्षति पहुंचता है।
Ultraviolet radiation seems responsible for a skin cancer in humans, or even though ultraviolet rays leads to a skin cancer, humans को skin cancer तक हो सकता है अगर ultraviolet ray directly अर्थ पे आए. So it affects aquatic organisms also, और जो aquatic animals हैं, the animals that lives under the water, even उनको भी इससे harm पहुंच सकता है. So this led to adoption of Montreal Protocol banning the use of CFC, that is chlorofluorocarbons compounds, as well as other ozone depleting chemicals. तो फिर एक क्या हुआ, सभी लोग मिलकर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके तहत कहा गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड्स है उसको हम लोग अब कम यूज करेंगे, उसको बैन कर दिया गया. बात किया गया कि हम इसे बैन कर देंगे, इसका यूज ना के बराबर किया जाए, क्योंकि ओजोन डिप्लेशन से हमें बचाना है, ओजोन को डिप्लेशन होने से हमें बचाना है, ताकि अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पे ना आ सके. अगर वो आएगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू अ स्किन कैंसर, इट विल लीड टू डिफरेंट अदर डिजीजेज. नाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट. जब हम स्टेट इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया के पास वी हैव इनफ रिसोर्स. ओके, इंडिया हैज़ एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल. हमारे पास बहुत ही उर्वरक फर्टाइल सॉइल मौजूद है. We have hundreds of rivers and tributaries, lush green forests, plenty of mineral deposits beneath the land surface, vast stretch of Indian Ocean, ranges of mountains. So we have all these things. Okay, India have all these things. But if we have all the things, does it mean we can use extensively? We can use the resource without the need? No. Even if we have enough, but there is limitation of everything. Okay, there is limitation of everything. So we have to use in very systematic way, very planned way, very managed way. Okay, so this is the condition of India, that we have enough resource, we have many rivers, we have a range of mountains. Okay, we have vast stretch of ocean. Okay, from one side you can see in the west we have this Arabian Sea, in the east we have Bay of Bengal, in the south we have Indian Ocean. Okay, where the name is on the name of a country, India. Okay, so Indian Ocean we have in the south. In the north we have Himalaya. Okay, Himalaya range we have, so Himalaya mountain we have. So we have resource, we have coal. Okay, we have different minerals. Now you can see here bauxite, copper, chromate, diamonds, gold, lead. So we have all these resources. Okay, there is not the simply problem of all these minerals, but we have to use it in a proper way, in a planned way. Okay, so India alone accounts for nearly 20% of the world's total iron ore reserves. अगर हम पूरे विश्व की बात करें आयरन और रिजर्व्स की, सो इंडिया एलोन, सिर्फ इंडिया के पास 20%, जो वर्ल्ड का टोटल आयरन रिजर्व है उसका 20% सिर्फ इंडिया में है. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच रिसोर्स और हाउ मच मिनरल्स वी हैव. बट द प्रॉब्लम इज द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन प्रेशर ऑन इट्स फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स. हमारे पास जो एक फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है, वी हैव इनफ बट दैट इज ऑल्सो फाइनाइट, तो एक लिमिट है. सो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो क्या हुआ है कि वो एक प्रेशर बनाया है किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, बिकॉज दैट इज फाइनाइट. बिसाइड क्रिएटिंग इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, और उससे क्या ह्यूमन हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ा है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी पे उसका असर देखने को मिला है. बिकॉज ऑफ द when you will lead to development, what comes to your mind, that is industries. When there will be industry, what will happen? There will be pollution, there will be water pollution, there will be air pollution, and that will impact the human beings, that will impact human beings. So that is also happening in our country India. Now what are the priority issued identified, मतलब वो क्या क्या चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देने वाली बात है. सो द फर्स्ट वन इज लैंड डिग्रेडेशन, हमें लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है. बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, जो एक बायोडाइवर्सिटी है हमारा, ह्यूमंस का, एनिमल्स, प्लांट, जो सब लोग रह रहे हैं, उसको एक लॉस, अभी देख रहे हो कि आप बहुत सारा जो एनिमल्स आप एक्सटिंक्ट हो रहा है, बहुत सारा प्लांट्स का एक्सटेंशन हो रहा है. सो वी आर हैविंग सम बायोडाइवर्सिटी लॉस. एयर पॉल्यूशन वी कैन सी nowadays, we are facing in Delhi also, or in other states, many states we face air pollution, we can't take breath also.
So management of fresh water we have to focus, solid waste management we have to do, we means government. So government has to do solid waste management, management of fresh water we have to do. So all these things, these are the priority issues that we have to do just because of the different types of pollution. Okay, so we have to consider all these things. Now the last, there is some note, that is India, land in India suffers from varying degree and types of degradation, stemming mainly from unstable use and inappropriate management practices. तो land degradation भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? Just because of the mismanaged और inappropriate management practices. हम लोग अपने यूज़ के लिए, इंडिविजुअल्स अपने यूज़ के लिए, फर्म्स अपने बेनिफिट के लिए वो क्या करती कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट जहाँ का तहाँ पेड़ को काट दिया जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स लीड्स टू सच प्रॉब्लम्स. ओके, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन. सो वी हैव टू टेक केयर ऑल दिस थिंग्स. Now what are the factors that is responsible for land degradation? जो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि जो जमीन होता है ना, तो जब पानी अगर बहुत तेज अगर कहीं बारिश आए, बाढ़ आए, पानी आए, तो भूमि का कटना, ठीक है, जो जमीन है उसका कट जाना, ठीक, तो उसका क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. So the first one is loss of vegetation occurring due to deforestation. So the very first thing is deforestation. जब पेड़ पौधा लगा होता है तो उसका जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़े रहता है, ठीक. In that case what will happen, when the water will come, the land degradation will not happen. So just because of deforestation, land degradation is happening. The second one is unsustainable fuel wood and fodder extraction. सो बहुत बार क्या हो रहा है कि हम लोग अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, मतलब खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह का काट लेते हैं, ठीक है, या चारा फॉडर, मतलब जो चारा के लिए हम लोग पेड़ पौधा या घास वगैरह को अलग कर लेते हैं, काट देते हैं. सो ऑल दिस लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर ग्रेजिंग. जब ज़्यादा अगर आप कोई जगह में आप ज़्यादा ही ओवर ग्रेजिंग कर दोगे तो क्या होगा कि ज़मीन में बिल्कुल मिट्टी रहेगा, ठीक है, जो भी घास है, जो भी उसमें पत्ता है, अगर सब कुछ अगर खा जाएगा जानवर, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ मिट्टी बचेगा, तो पानी आएगा सबको दहाकर लेके चला जाएगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. देन द अदर वन इज दैट इज नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स. ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम्स है कि हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स का एडिक्वेट, नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन, मतलब हमारे पास कुछ वैसा मेथड नहीं है जिससे सॉइल कंजर्वेशन को हम सॉइल को कंजर्व कर सकें. ठीक है, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन. बहुत बार क्या होता है कि बेनिफिट के लिए एक क्रॉप जो होता है कि जो कि सॉइल से मिनरल्स को अगर वो एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसके बाद हम लोग कुछ वैसा क्रॉप्स लगाना चाहिए जो कि मिनरल्स सॉइल में प्रदान करे, वो उसको दे. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बेनिफिट्स के लिए समटाइम हम लगातार वैसे क्रॉप्स को ही ग्रो करते हैं लैंड में, जो क्या करता है कि सारा मिनरल्स उससे जो सॉइल से वो क्या करता है ले लेता. तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल ही आसान हो जाता है पानी के लिए कि उसको वो दहाकर वो लैंड डिग्रेडेड हो जाता. ठीक है, डिग्रेड हो जाता. सो नाउ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स. हम लोग आजकल देखते हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो बिल्कुल जो वो उसका जो एक पावर है, जो उसका शक्ति है, वो खत्म हो जाता है. इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम. ठीक है, हम लोग जो अभी हमारे पास कोई इरिगेशन सिस्टम का कोई खास प्लानिंग वैसा नहीं होने के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन है वो हमें देखने को मिलता है. देन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी, मतलब जितना पानी जमीन के अंदर जा नहीं रहा है, जितना प्योर पानी हो नहीं रहा है, हम उससे ज़्यादा पानी क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो एक शक्ति है जो लैंड का, ठीक है, जो लैंड का जो एक क्षमता है वो क्या होता है, वो डिग्रेड हो जाता. देन ओपन एक्सेस रिसोर्स एंड पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट पीपल. सो ये सारा क्या था, रीजन्स है, फैक्टर्स है, जिससे क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन होता है. सो दिस मेनी फैक्टर्स वी आर देयर. So this topic was all about environment. So we read about the first. Let's see from the first. So first we read about environment. Okay, so what is environment? So it is all about the combination of all the planetary inheritance and the totality of all resource. It includes both biotic and abiotic. Then we saw what is the function of environment. Then we saw what is the absorptive capacity. Environment का एक absorptive capacity होता है कि वो
चीज़ों को उसको एक एब्जॉर्ब करने का एक क्षमता है। अगर आप उससे ज़्यादा उसको अगर आप सप्लाई करोगे तो फिर वो नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। देन ऑल दिस थिंग्स लीड्स टू ऑल दिस मिसमैनेजमेंट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देन वी सॉ ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। देन स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, कि इंडिया की इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है। Then we see what are the priority issues that we have to consider. So that these 5 are the priority issues that includes land degradation, biodiversity loss, air pollution, management of freshwater and solid waste management. Then there are factors responsible for land degradation. So these are the factors. You just read all these topics here. Then you can read the books. Okay, you just read the book NCERT. I prefer always NCERT books. You just thoroughly read each and every letters of the NCERT, and you try to understand, you try to remember. Okay, after understanding the topic, first you have to understand the topic, and then you have to go for remembering or mugging whatever you have to do. So these are the things that we had to read under this chapter. But there is one another topic, that is sustainable development. So that we will read in the another video, because this video will be long if I add that topic here also. So this was all about environment. There is one another topic, so that is sustainable development, that you will see in the another video. Okay, so this is all about this environment. So this chapter will have 2 videos. This will be the part A, that will include environment, and the other video, other parts, that will be part B, and that will include the knowledge about the understanding about the sustainable development. So this is all about this chapter. Okay, so thank you, keep watching and keep learning, be happy. So keep reading these books. So take care, goodbye.